बच्चा आज से कोडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उससे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम ऐसा नहीं मैंने यहाँ से लिखाया आपने छाप लिया और रन हो गया बस हो गया, तो वैसा नहीं है। आप कभी क्या अभी जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब वाइवा भी होगा, और वाइवा होगा तो उसमें पूछ लेंगे कि ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हम कर चुके हैं पहले भी, तो आज हम लिखेंगे पहला प्रोग्राम। Write a program to print to add two number and print its sum, ठीक है। अभी हम इनपुट की बात नहीं कर रहे, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, सीधा एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर को ऐड करना है और उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। सीधा सा प्रोग्राम है, दो नंबर लेने उन्हें ऐड करने और उसको सम को प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम जब भी आप लिखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा लिखनी है, वो आप चाहे तो उसको रट लो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। जैसे सबसे पहले हेडर फाइल आएगी ही आएगी, ठीक है। बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो हैश लगाना जरूरी है और इंक्लूड लिखना जरूरी है। stdio.h सारे स्मॉल में, ठीक है। दूसरा हेडर फाइल भी लगा ही लो, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन हम लगा लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। जैसे मैंने बताया ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर भी आप हेडर फाइल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं डबल कोट्स की जगह लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में लिख सकता हूं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। वाइड मेन ये भी लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन कौन सा चलेगा, मेन चलेगा, और बिना मेन फंक्शन के काम नहीं बनेगा, ठीक है। वही वाली बात हो जाएगी कि फर्नीचर खरीद के लेके आ गए फिर याद आया घर तो है ही नहीं, ठीक है, तो कहाँ रखोगे। तो प्रोग्राम लिख लिया, बाद में पता चला मेन तो लिखा ही नहीं, तो कंपाइलर ढूंढता रहेगा कहाँ है प्रोग्राम, भैया बताओ तो सही तुम्हारा मेन कहाँ है, ठीक है। फर्नीचर वाली गाड़ी घूमती रहेगी ना पूरे गाँव शहर में, घर कहाँ है भैया। तो वाइड मेन लिखना जरूरी है, वाइड नहीं लिखोगे मेन लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस एक वार्निंग आएगी, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि मेन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी बाय डिफॉल्ट वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट पार्ट, यानी प्रोग्राम क्या बोल रहा है। प्रोग्राम बोल रहा है कि प्रोग्राम क्या बोल रहा है, दो नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। आपके दो नंबर की बात कर रहा है, तो मुझे दो नंबर चाहिए, तो दो नंबर जब भी नंबर की बात आ रही है तो क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है। टू नंबर आ रहा है, डेसिमल नंबर आ रहे हैं तो फ्लोट लिखोगे, सिर्फ नंबर की बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे, इंटीजर, और इंटीजर का कीवर्ड क्या होता है, INT, उससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अभी तक जितना लिखा है सारा स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में कुछ भी नहीं। दो नंबर कोई भी रैंडम नंबर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन दो नंबर को जोड़ना भी है तो मैं एक और नंबर ले लेता हूं, ठीक है। ABC क्या है, हमारे वेरिएबल है, ABC क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल में हम यूजर से भी इनपुट लेके वैल्यू डाल सकते हैं, और एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन हो रहा है तो एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर ये बता रहा है कि इसके अंदर जो डेटा है किस टाइप का है। दो वेरिएबल, दो नंबर की बात की थी मैंने, नंबर, उसमें कहीं नहीं लिखा कि एंटर बाय यूजर। अगर एंटर बाय यूजर लिखा है तो फिर आप स्कैनएप में जाओगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम यहीं से सेट कर रहे हैं,
और क्योंकि उसको ऐड करके कहीं रखना भी है तो हम सी ले रहे हैं। आप चाहे तो इन दोनों को डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अभी शुरू में वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके बाद CLR SCR, अगर कोई पुराना आउटपुट होगा तो उसको ये क्या करेगा, साफ कर देगा। ठीक है। अच्छा, CLR SCR कब लगाओगे आप? हमेशा डिक्लेरेशन के बाद लगाओगे। जब भी आप अपना डिक्लेरेशन कर दोगे कि ये वेरिएबल चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद CLR SCR लगाओगे। ठीक है। उससे क्या होगा, पुराना आउटपुट साफ हो जाएगा। उससे पहले नहीं लगाओगे, लगाओगे तो एरर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, C = A + B। ठीक है। C इधर लिखा है, A + B इधर लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? C = A + B। कल मैंने बताया था इधर वाले क्या रहेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये क्या रहेगा, ये वेरिएबल ही रहेगा। इस साइड वाले वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस साइड वाला वेरिएबल ही रहेगा, इधर वाला कन्वर्ट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड असाइनमेंट है तो वो दिक्कत, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये चीज में कंफ्यूजन होगा तो आप प्रोग्राम में खुद ही फंसोगे। देखो, प्रोग्राम रट के कभी याद नहीं होगे, आपको प्रोग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है। और कोई अगर बोलता है कि मुझे लॉजिक नहीं आता या लॉजिक नहीं बनता, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लॉजिक नहीं आता तो गाड़ी कैसे चलाते हो भाई? हर चीज में लॉजिक लगाना पड़ता है ना। हम गाड़ी भी चलाते तो लॉजिक से तो चलाते हैं, अंदाजे से तो चलाते हैं। CLR का क्या? क्लियर स्क्रीन, CLR SCR एक साथ नहीं पढ़ेंगे। क्लियर स्क्रीन पुराना आउटपुट क्लियर कर देगा। ठीक है। अभी हम जिसमें VS कोड या इनमें पढ़ेंगे उसमें CLR SCR की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर VS कोड नहीं चला और हम कंसोल विंडो में गए, ब्लैक वाले विंडो में गए, तब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये आदत डाल लो तो अच्छा है। हो सकता है कि आपको हर जगह वो ना मिले, आपको कंसोल विंडो में बनाना पड़े, तो क्या पुराना आउटपुट भी आ रहा है, नया आउटपुट भी आ रहा है। C = A + B, इसमें किसी को शंका? वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 20, और जो 30 आएगा रिजल्ट वो किस में स्टोर हो जाएगा, C में। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो अभी बेसिक है, अभी डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में प्रोग्राम का लेवल बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर समझने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम बच्चे क्या करेंगे, C है, C में तो कोई भी गार्बेज वैल्यू है और वो हुआ होगा 30 के बराबर, तो ये कोई लॉजिक बना नहीं। सपोज C में 20 है तो 20 = 30, तब तो कोई लॉजिक बना ही नहीं। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 20 जो है वो A + B में चले जाए, यानी A + B में जो भी हो वो 20 हो जाए, A की वैल्यू भी 20 हो जाए और B की वैल्यू भी 20 हो जाए। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे, वैल्यू हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल ही रहेगा, वो वैल्यू नहीं बनेगा, उसके ऊपर ओवरराइट होगा। ठीक है। ओवरराइट कैसे होगा, अभी हम स्वैपिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, ओवरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो C में हम लिखते हैं प्रिंट F। प्रिंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिंट F। क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, %D। ठीक है। इंटीजर के लिए %D, फ्लोट है तो %F, कैरेक्टर है तो %C। ये नोट कर लेना एक साइड में। ठीक है। डबल है तो LF, लॉन्ग इंट है तो LD। ठीक है। लॉन्ग है तो LL लग जाएगा। और यहां पे आपने प्रिंट कर देना C को। उसके बाद गेट CH, ये भी ऑप्शनल है, और बॉडी क्लोज। ठीक है। CL SCR और गेट CH ये क्या है, आपके ऑप्शनल है। लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे कोई एरर नहीं आएगा। गेट CH मैंने बताया था आउटपुट विंडो को रोक के रखेगा। कब तक रोक के रखेगा,
जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई की नहीं दबाते तब तक रोक के रखेगा। तो परसेंटेज डी क्लियर है? होता क्या है, ये जो सी है वो परसेंटेज डी से रिप्लेस हो जाएगा और वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे 4 चीज़ें प्रिंट करानी है तो मैं 4 परसेंटेज डी लगाऊंगा। ठीक है, उनके बीच में कॉमा कोमा कुछ नहीं आएगा, वो जो आएगा यही आएगा। ठीक है, इसमें साइड में लिख लेना, मैंने ये डबल लाइन लगाया है ना, तो इसे बोलते हैं कमेंट। कमेंट्स देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डबल लाइन होता है, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन का कमेंट। ठीक है, कमेंट क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो प्रोग्राम कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते। प्रोग्राम का पार्ट तो होते हैं, प्रोग्राम में दिखेंगे आपको, लेकिन कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें आप मैसेज डाल सकते हो कि ये क्या चीज़ है। इसमें लिखा कि प्रिंट एफ किस लिए है, टू प्रिंट आउटपुट ऑन आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में जो भी आउटपुट होगा उसको प्रिंट करने के लिए यूज होगा। और एक होता है आपका मल्टीपल लाइन वाला, तो वो होता है स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश, ये होता है मल्टीपल लाइन। जब आपको मल्टीपल लाइन के कमेंट देने होते हैं, लंबा चौड़ा कमेंट लिखना है इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, स्लैश स्टार लोगे और स्लैश स्टार से बंद कर दोगे, तो पूरा एरिया क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कमेंट ही देना है। कई बार क्या होता है, आपने कोई प्रोग्राम कोड लिखा और आपको लगा कि यार ये मॉड्यूल अभी यूज में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, उस पर्टिकुलर कोड को क्या कर सकते हो, कमेंट करके बंद कर सकते हो। ठीक है, और बाद में आपको लगा कि हाँ चलो आप इसको खोल देना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसका कमेंट हटा दोगे, वो प्रोग्राम चलने लग जाएगा। जैसे फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म की होती है ना 31 तारीख रात के 12 बजे बंद हो जाएगा, तो रात के 12 बजे क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं बाय यूजिंग कमेंट या एनीथिंग। ठीक है, तो वो उतना एरिया बंद हो जाता है, आप फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्लिक करते रहो रजिस्टर नाउ बटन में। तो कमेंट जरूरी नहीं है कि हम कमेंट देने के लिए यूज करें, हम किसी पर्टिकुलर लाइन को, प्रोग्राम की किसी पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग कमेंट। ठीक है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से कोई प्रोग्राम कोड लिखा और फिर आपने डिलीट कर दिया, फिर दूसरे बार नहीं वो तो होना ही चाहिए था, फिर आप बोल रहे अब दोबारा लिखो 400 लाइन का कोड। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या करो, आप उसको कमेंट कर दो, और दूसरा अगर बोलेगा हाँ ठीक है उसको आप अप्लाई कर दो, ऐड कर दो, तो आप ऐड कर दो। ठीक है, चलो फिर इसको अब सिस्टम खोल लीजिए सब, डेव C++ खोल लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, डेव C++ में क्या करना है, आपने फाइल में जाना है और न्यू सोर्स फाइल करना है। और उसके बाद फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले करना क्या है, इसमें कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी है आप लोगों ने, फाइल को सेव एज करेंगे। ठीक है, डेव C++ जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव एज करो। और सेव एज में इसको, क्योंकि इसका नाम .cpp हो रहा है, यानी आपकी जो फाइल बन रही है वो किसकी बन रही है, C++ की बन रही है। और अभी हम सीख रहे हैं C। ठीक है, C++ में हेडर फाइल भी अलग है, उसका लिखने का तरीका भी अलग है, इसलिए आप अगर इसको डायरेक्टली सेव कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिवाइस में जा रहा हूँ, डी ड्राइव में या किसी और ड्राइव में चले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ अपने नाम से, C प्रोग्राम के नाम से, और इसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा first.c। ठीक है, मैंने उसका ड्राइव पाथ चेंज कर लिया। मैंने क्या किया, एक डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर के अंदर मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। बाई डिफॉल्ट वो डेस्कटॉप में जा रहा था,
या तो आप ये चीज़ का एश्योर करो कि आपकी फाइल कौन से फोल्डर में जा रही है, कहाँ जा रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं मैंने फाइल सेव कर दी उसके बाद मैं ही ढूंढ रहा हूँ आधे घंटे तक कि कहाँ गई। ठीक है, तो मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया सी प्रोग्राम के नाम से और उसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ फर्स्ट डॉट सी लिखा होना चाहिए, यहाँ ऊपर डॉट सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऊपर जो है ये नाम जो है ये फर्स्ट डॉट सी या जो भी आप नाम रख रहे हो वो नाम यहाँ पे यही आना चाहिए, डॉट सी आना चाहिए, डॉट सीपीपी नहीं आना चाहिए। अगर सीपीपी आ रहा है तो आप कोड लिख के रन कराओगे तो उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं इसमें। तो इंक्लूड std.h, ठीक है, कोनियो यूज करने की जरूरत नहीं, इसमें कोनियो का यूज नहीं करेंगे हम। वाइड मेन, अगर ये वाइड मेन नहीं ले रहा है तो आप इंटीजर मेन लिख दोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ए को कुछ भी ले लो और बी को कुछ भी ले लो। ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो प्रोग्राम में मैंने लिखा है वही वैल्यू फाइनल है। क्योंकि हमने कोनियो इंक्लूड नहीं किया तो आप CLR SCR भी यूज़ नहीं करोगे। सीधा हम लिखते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, C इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस साइड सिंगल वेरिएबल रहेगा, प्लस माइनस इस साइड होगा। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि A प्लस बी इज इक्वल टू C, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो वो एरर दे देगा और काम भी नहीं होगा आपका। अब हमारा काम हो गया है, हमने ऐड करना था तो ऐड हो गए हमारे दोनों फाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे %d और कॉमा करके, कॉमा का ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो इसी कॉमा की होती है। ठीक है, तो आपको कॉमा का ध्यान रखना है और डबल कोट्स के बाद कॉमा आना चाहिए। और यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं। और उसके बाद टर्मिनेटर, ये जो है सेमीकोलन जो मैंने ये लगाए हैं इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो आपका कंपाइलर है वो इसको क्या करता है, एक धागे की तरह सीधा कर देता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कहाँ जाएंगे आप, एग्जीक्यूट में जाएंगे। पहले इसको कंपाइल कर दीजिए एक बार, कोई एरर होगा तो बता देगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 0 एरर 0 वार्निंग, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, नीचे आपको एरर वार्निंग दिखा देगा वो। अब ठीक है, तो मेरा आउटपुट जो था वो 64 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये 64 कोई देखेगा बोलेगा क्या 64 भाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मैसेज भी दे सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा सम इज इक्वल टू %d। ठीक है, और ये जो %d है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो C की वैल्यू होगी। यानी अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो अभी आउटपुट वही आ रहा है पुराना, चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको रीबिल्ड नहीं किया, इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल नहीं किया। कोड तो मैंने चेंज कर दिया, कोड में एडिटिंग कर दी, लेकिन उसको कंपाइल नहीं किया। तो मैं उसको जब रन कराऊंगा तो वो पुराना कोड दिखाएगा मुझे। आप क्लियर है, सम इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अगर आप बार बार रन करोगे तो सेम आउटपुट दिखाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसे कंपाइल करना पड़ेगा। पूरे कोड को दोबारा से कंपाइल करोगे तभी तो नया आउटपुट जनरेट होगा ना। ठीक है, वही वाली बात है कि एक चम्मच में आपने खाना ले रखा और दूसरे चम्मच से नमक डालते रह रहे हो और वही चम्मच टेस्ट कर रहे हो, तो नमक तो कम ही लगेगा ना, टेस्ट तो वही रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, देन रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपका सेव एज है। अब मेरा फोल्डर, मुझे बार बार फोल्डर चेंज करने की जरूरत नहीं, अब वही उसी फोल्डर में जाएगा जहाँ पे मैंने सेव किया था। तो मैं लिख देता हूँ swap.c। अब हम सीखेंगे स्वैपिंग, 2 नंबर की वैल्यू इंटरचेंज कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ ही इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेते। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप
ये साथ साथ लिख लो, वैल्यू स्वैप बाय यूज़र। अगर एंटर बाय यूज़र लिखा है तो आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। अच्छा, किसी किसी कंप्यूटर में वाइड मेन में एरर दिखाएगा तो वहाँ पे इंटीजर मेन आप कर लेना, ठीक है। अगर वाइड मेन में एरर दिखा रहा है तो आप इंटीजर कर लेना और नीचे रिटर्न 0 पक्का लिखना, नहीं तो वो वार्निंग दिखाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज एंटर बाय यूजर। यूजर ने 2 वैल्यू डाली है और हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करना है, आपस में बदल देना, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 2 वैल्यू और उसको स्वैप करने के लिए तीसरा वेरिएबल। उसको स्वैप करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसके हेल्प से हम स्वैप करेंगे। अब ये वाला जो प्रिंट है ये क्या है, मैं किस लिए यूज़ करना हो, एक मैसेज जनरेट करने के लिए, एक जनरल मैसेज जनरेट करने के लिए कि यूज़र को पता तो चले उसने करना क्या है। तो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, ये लाइन लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप का प्रोग्राम है, आप यूज़र को क्या मैसेज देना चाहते हो। मेरा मेन मोटो है कि यूज़र को समझ में आ जाए कि उसने करना क्या है, ठीक है। मैं चाहे तो लिख सकता था कि वैल्यू, या कुछ भी ना लिख के सीधा 2 वैल्यू डालने के लिए भी दे सकता था, लेकिन मैंने लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ, और क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, %d और m% ऑफ f a, एड्रेस ऑफ a। अब ये एड्रेस ऑफ a क्या है मैं अभी समझाता हूँ, पहले प्रोग्राम देख लो। एंटर सेकेंड वैल्यू और एक और वैल्यू ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, सेकंड वाली बी में जाएगी, क्योंकि ए में ऑलरेडी जा चुकी है ना। एक वैल्यू हम ए में ले चुके हैं और एक वैल्यू हमारे पास बी में आ गई है, ठीक है। 2 वैल्यू हमारे पास आ गई है, यूज़र ने 2 वैल्यू डाली और 2 वैल्यू हमारे पास आ गई है ए और बी में। अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो मैं लिखूँगा c = a, यानी जो a की वैल्यू है वो c में डाल दो। a खाली हो गया आपका, ठीक है। खाली तो नहीं होगा, ओवरराइट होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि a खाली हो गया। अच्छा, a खाली हो गया तो a में हम b की वैल्यू डाल सकते हैं, तो b खाली हो गया। अब b में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, जो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो, a की वैल्यू c में डाली थी, a खाली हो गया था, तो a खाली हो गया था तो हमने क्या किया, a में b की वैल्यू डाल दी, ठीक है। b खाली हो गया, अब b में हमें a की वैल्यू डालनी है, तो हमारी a की वैल्यू किस में गई थी, c में, हो गया। तो हम लिखेंगे, अब हम मैसेज जनरेट करेंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट वैल्यू इज %d और फर्स्ट वैल्यू किसके अंदर है, ए के अंदर है, ठीक है। प्रिंट एफ की स्पेलिंग गड़बड़ लिख रही है यहाँ पे, और यहाँ आप लिखेंगे सेकंड वैल्यू इज %d, ठीक है। ये जो %d है ये जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट में होगा, ये बीच में भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं कि सेंटेंस खत्म होने के बाद ही नहीं होगा, वो बीच में भी हो सकता है। यानी कहीं पे ऐसे लिखा है कि द फर्स्ट नंबर इज, मैं चाहे तो इसको एक साथ भी ले सकता हूँ, यानी मैं इसी को एक साथ भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट वैल्यू इज %d/n सेकेंड
वैल्यू इज परसेंटेज डी। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए कॉमा बी। तो जो पहला ए है वो पहले वाले परसेंटेज डी से रिप्लेस हो जाएगा, और जो दूसरा बी है वो किससे होगा, सेकंड वाले परसेंटेज डी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, ये बीच में भी आ सकता है जैसे इस वाले में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम इसको हटा देते हैं। तो अभी हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं, क्योंकि मैं 2 लाइन इसलिए एक साथ नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बनाने में तो 1 लाइन में बना दूँ मैं प्रोग्राम, लेकिन वही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रन कंपाइल करके देखते हैं। इस बार एरर और वार्निंग कितनी है हमारी, 0 है। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। और हमारा EXE फाइल भी बन गई है। जो मैंने बताया था ना, लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है, वो सारा काम हो गया। EXE फाइल बन गई। EXE फाइल बन गया मतलब अब मेरे प्रोग्राम में कोई परेशानी नहीं है। अब मैं प्रोग्राम अपना आसानी से रन कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइलर रन कर देंगे F11। तो अब ये क्या हुआ, रुक गया यहाँ पे। अभी तक तो आउटपुट दिखा रहा था, अब रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि मैंने उसको बोला है रुकने के लिए। एंटर फर्स्ट वैल्यू 52, एंटर सेकेंड वैल्यू 65। तो फर्स्ट वैल्यू इज 65, सेकेंड वैल्यू इज 52। अब ये चिपक के आ रहे हैं एक साथ, तो इसको अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू लाइन टैब, \n। ये होता है न्यू लाइन टैब। न्यू लाइन टैब का काम क्या होता है, नई लाइन क्रिएट करना। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं जो हमने बनाया वो चेंज आया कि नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली 52, सेकेंड वैल्यू डाली 65। अब ठीक है, अब नई नई लाइन में आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू के बाद आप ये चिपक के आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें इजिकल टू लगा सकता हूँ। ठीक है, यानी दिखने में थोड़ा ठीक लगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इजिकल टू लगा दो आप, या कोलन लगा दो, जो आपको पसंद है, जो आपको ठीक लगे। और स्पेस भी दे सकता हूँ मैं, चिपक के ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंपाइलर रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू, अब देखो स्पेस आ रहा है, वहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, चिपक नहीं रहा। अब फर्स्ट वैल्यू इज 99 और सेकेंड वैल्यू इज 89। तो फर्स्ट वैल्यू इज 89 हो गया और सेकेंड वैल्यू कितना हो गया आपका, 99। ठीक है, अच्छा इस ये लॉजिक में किसी को समस्या, समस्या है तो बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। चलो ये लॉजिक को समझ लेते हैं क्या है। देखो, जब भी हम डेटा डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो मेमोरी में क्या बन जाती है, मेमोरी ब्लॉक बन जाते हैं। कितने बाइट के बन रहे हैं मेमोरी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक मैंने बनाए हैं, मेमोरी के ब्लॉक जो बने हैं, कितने बाइट के बने, कल लिखाया था इंटीजर में कितने बाइट लेता है इंटीजर, 2 बाइट लेता है। कितने रहता है, 2 बाइट। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है सब 2 बाइट के हैं, ये ध्यान रखना। जितने मेमोरी ब्लॉक है सब क्या है, 2 बाइट के हैं। अच्छा, अब मैंने बोला एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यूजर ने फर्स्ट वैल्यू डाली, क्योंकि इंटीजर है तो क्या आ रहा है, परसेंटेज डी आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ एड्रेस ऑफ, इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ, ये लिख लो साइड पर कहीं। M% का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ उसके एड्रेस में डालना है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं डालना। खाना मांगोगे तो आदमी के बर्तन में डालोगे, आदमी के ऊपर डाल दोगे। खाना मांग, कोई खाना खा रहा है और बर्तन लेके बैठा है तो आप उसके ऊपर डालोगे, बर्तन में डालोगे। एड्रेस ऑफ मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन में। हर मेमोरी ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। देखो, कंप्यूटर में जो काम होता है वो किस में होता है, कंप्यूटर में नाम में काम नहीं होता, किस में काम होता है, एड्रेस में काम होता है। यानी अगर आप कंप्यूटर में ढूंढने जाओ कि राकेश नाम की फ़ाइल कहाँ है, तो राकेश नाम की तो 50 फाइल निकल जाएंगी। ठीक है,
या मैं बोलूँ ABCD नाम से फाइल का है तो ABCD तो 50,000 फाइलें होंगे। तो हम क्या करते हैं, फाइलों का नाम तो रखते हैं लेकिन एक्चुअल में ढूंढते क्या है, उसका एड्रेस ढूंढते हैं, क्योंकि हर एड्रेस यूनिक होता है। कंप्यूटर में हर एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। वैसे मेमोरी में जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमें यूनिक एड्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूँ कि %d और A में इसको स्टोर कर दो, मैं बोलता हूँ कि %d और किस में स्टोर कर दो, A में स्टोर कर दो, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी और इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। ये जो एड्रेस है इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी और यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक भी ऐसा वाला बेसिक नहीं है, और स्टार्टिंग का है। यही चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप लोग यही छोड़ोगे फिर ढूंढते रहोगे कि कहाँ गया। क्योंकि मैंने क्या किया, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, A का नाम बदल के क्या कर दिया, 30 कर दिया। मैंने बोला A के ऊपर डाल दो, जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली उसको कहाँ डाल दो, A के ऊपर ही डाल दो। तो वो A जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 30 से। और आप नीचे ढूंढोगे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, A। तो कंप्यूटर बोला कहाँ है भाई A, कहाँ गया। आपने तो उसका नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया, 30 कर दिया। तो हमने A के ऊपर नहीं डालना, हमने कहाँ डालना है, एड्रेस ऑफ A के एड्रेस में डालना है, उसके अंदर डालना है, तब जाके वो वैल्यू वहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो M% है ये लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, आपको मिलेगी नहीं, और आपका आउटपुट कुछ का कुछ आएगा। कुछ का कुछ मतलब गार्बेज वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमने बोला कि एड्रेस ऑफ B, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू 30 डाली और सेकंड वैल्यू क्या डाली, 20 डाली। C में हमने कोई इनपुट नहीं लिया, C में हमने कोई इनपुट नहीं लिया, तो उसमें क्या है मुझे पता भी नहीं है, उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी। अब मैंने पहले स्टेप में क्या बोला कि C = A, यानी A की वैल्यू किस में चले जाए, C में चले जाए। तो A की वैल्यू जो 30 थी वो यहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर जो वैल्यू थी वो क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जगह क्या है, 2 बाइट की है, और उसमें इतना ऐसा नहीं है कि पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू ऐड अप हो, क्या होती है, ओवरराइट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि A के अंदर B की वैल्यू डाल दो, यानी ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये ओवरराइट हो गई, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि B के अंदर जो C की वैल्यू है वो डाल दो, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी और क्या हो जाएगी, ओवरराइट होके कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमारी स्वैपिंग हो गई, नंबर चेंज हो गया, ठीक है। A के अंदर 30 था तो वो 20 बन गया, और B के अंदर 20 था वो 30 बन गया, तो ये स्वैपिंग हो, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला क्या करो, प्रिंट करो A को और B को, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे उस टाइम हमें एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, उस टाइम हम सीधा नाम से कॉल करेंगे और वो अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। आप लोग एड्रेस प्रिंट करके देखना, वो आपको एड्रेस भी दिखा देगा। अगर मैं यहाँ एड्रेस ऑफ लिखूंगा, M% लिखूंगा, तो वो आपको उसका मेमोरी एड्रेस दिखा देगा, ठीक है। कई बार जरूरत भी पड़ जाती है मेमोरी एड्रेस देखने की। वेरिएबल कहाँ से आएंगे, आपके क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्वैप वैल्यूज बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप देखोगे, वहाँ से हमारे पास वेरिएबल आएंगे, और उसके बाद आगे प्रोसेस है, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, वो आपने लगाना है, ठीक है। ये उतार लिया सबने, जिन्होंने नहीं उतारा उतार लीजिए। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है जो पेपर में आता है, देखो स्वैपिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है काफ़ी बार, और क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला आता है, और एक और आता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्वेश्चन आता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो आसानी से स्वैपिंग हो जा रही है। लेकिन अब आपको जो प्रोग्राम बनाना है उसमें तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। तो कैसे होगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में, तो हम क्या करते हैं, वही न्यू फाइल क्रिएट करो, सेव एज करो, और मैं इसको लिखता हूँ स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल .c, ठीक है। तो शुरू का तो अब आप लोग भी टाइप करते रह जाओगे तो याद हो जाएगा, सपने में भी लिखोगे फिर।
ठीक है, STDR स्टूडियो। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं वो ऊपर, ये कमेंट में है इसलिए ये रीड नहीं हो रहा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू write a program to swap value of two numbers without using थर्ड वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल हमने यूज़ नहीं करना और वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करना है। तो यहाँ पे आप दो ही लोगे, जब लिखा है साफ साफ तीसरा नहीं लेना तो आप तीसरा वेरिएबल नहीं लोगे, सिर्फ दो ही वेरिएबल आपको लेना है, अलाउड है, ठीक है। तो हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, तो स्कैन एफ, M% ऑफ A, एंटर। अच्छा, तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या है आपका, कि पहले स्टेप में मैं कर रहा हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड स्टेप में लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू ए माइनस बी, और थर्ड स्टेप में लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लॉजिक सही है कि नहीं है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, तो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे न्यू लाइन टैब लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू किसके अंदर है, ए और बी के अंदर है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट आपके क्लोज होने चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, इसका लॉजिक है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले दोनों को ऐड कर दो, फिर b से माइनस कर दो, फिर a से b को माइनस कर दो, यानी कि मान लो a है 20 और b है 30, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। देखो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी ना, 30 प्लस 20। अच्छा, हमारे पास अब देखो a की वैल्यू अपडेट हो गई है, a की वैल्यू 20 नहीं रही, a की वैल्यू कितनी हो गई 50, यानी इस कंडीशन में अब हमारे पास a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू कितनी है 30 है। अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है b इज इक्वल टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 30, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसमें किसी को शक? अच्छा, a की वैल्यू अभी हमने चेंज की है क्या, ऊपर वाले लाइन में कुछ चेंज हुई है, a की वैल्यू नहीं हुई है, केवल b की वैल्यू चेंज हुई है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई चेंज, ओके 20, तो ये स्टेप में आप वैल्यू कितनी हो जाएगी a की, 50 से 20 माइनस करो कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? देखो वैल्यू हमने जो वैल्यू है वो साथ साथ चेंज करती जाने, ठीक है। ये नहीं कि 20 के साथ ही स्टिक रहे या 30 के साथ ही स्टिक रहे, वैल्यू ओवरराइट हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि वैल्यू अलग है और हम यहाँ अलग काम कर रहे हैं, हम उसी एक्चुअल वैल्यू में काम कर रहे हैं, ओवरराइट हो रही है। तो इसी कारण इस तरीके से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो लॉजिक, तो लॉजिक का मतलब ये होता है कि आपने एक बार लॉजिक क्रिएट कर दिया, अब उसमें कुछ भी वैल्यू डालो,
वो आपका आउटपुट हमेशा आपको सही देगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये साथ में आप कमेंट करके लिख भी लेना, ताकि आपको आगे प्रोग्राम जब भी आप बनाओ या देखो तो आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ है क्या। इसको साथ साथ मैं कमेंट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ कमेंट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। तो बोल रहा है पहला नंबर डालो, तो डाल दो 120। दूसरा नंबर हम डाल रहे हैं 100। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये उतार लो और एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, और वही वाला क्वेश्चन करना है जो आप लोगों को अभी कराया था फ्लो चार्ट में, कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट वेयर amount, rate and time entered by user, time entered by user। ठीक है, रेट, टाइम और अमाउंट यूज़र डालेगा और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि इसमें डिवीज़न हो रहा है तो आप अब क्या यूज़ करोगे, फ्लोट का यूज़ करोगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो चांस बन जाते हैं कि आपका डेसिमल वैल्यू आएगी। तो इसमें अब आप किसका यूज़ करोगे, फ्लोट का यूज़ करोगे। किसके लिए, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट स्टोर होगा। ठीक है, आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम को चाहे तो इंटीजर ले सकते हो, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, फ्लोट का यूज़ करोगे। ठीक है, 1000-2000 में कोई दिक्कत नहीं। किसी ने 10 करोड़ इकट्ठा किए हैं और उसको 0.5 इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, फिर हम कल आगे के प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, डेव C++ सब इंस्टॉल कर लेंगे, इसी में आसानी होगी आपको काम करने में, दूसरे में थोड़ी दिक्कत आएगी।